कुछ बातें हम लोगों ने शुरू से एक दो बार लोगों ने कहा, लेकिन मेरा ध्यान से हर दिन जब आता हूँ यहाँ तो ध्यान से उतर जाता है। सूत्र का लक्षण क्या, इस पर हम लोगों ने कभी विचार 6 प्रकार के सूत्रों का लक्षण तो किया, सूत्र का लक्षण ही नहीं देखा, तो वो भी जरूरी है ना। सूत्र का लक्षण क्या है, होगा आपके पुस्तक में कहीं है ना, शुरू में है ना, शुरू में ही है, जहाँ षड्विधम सूत्र लक्षण में शायद वहीं ऊपर में होगा। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्विशथो मुखम अस्तोभमनवध्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदो। अल्पाक्षरम थोड़े अक्षरों में होता है, ज्यादा विस्तृत व्याख्यान नहीं है। 2 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 1 शब्द, 2 शब्द, थोड़े शब्दों में कहा जाए उसका नाम सूत्र है। महाराज फिर तो अधूरा बात होगा। कदा संदिग्धम, भले ही हम थोड़े अक्षर में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां कोई संशय नहीं रहेगा। संशय रहित अल्पाक्षर असंदिग्ध, संशय ना हो फिर तो बहुत विशाल बोलना ही पड़ेगा, ज्यादा बोले बिना संशय दूर नहीं होता। कहते नहीं, सारवत, सारवान है वो, इसे ज्यादा बोले बिना सार मात्र कहने पर भी संशय रहित अल्पाक्षर समूह का नाम सूत्र। विश्वतो मुखम, यदि आप सार बोल रहे हो इस वजह समस्त अर्थ नहीं आ रहा है, पूरा अर्थ नहीं आया, कहते नहीं पूरा अर्थ आ गया। विश्वतो मुखम माने अनेकतः, अनेकार्थकम भवति, अनेक अर्थ उसमें छिपा हुआ है। सार पूर्ण है, अनेक अर्थ वाला है, संशय रहित है, ऐसे अल्पाक्षर समूह का नाम सूत्र। अस्तोभम माने एक भी अक्षर निरर्थक नहीं, स्तोभ माने निरर्थक, अस्तोभम माने निरर्थक नहीं है। हर एक अक्षर, हर मात्रा वह सार्थक है, प्रयोजन वाला है। अनवद्यंच, दोष रहित भी है। अवध्य कहते दोष को, अनवद्यम ने दोष रहितम। अल्पाक्षर में थोड़े अक्षर, असंदिग्धम ने संशय रहित। सारवत, सार गर्भित है, अर्थ से परिपूर्ण है, किंचित अर्थ नहीं है। विश्वतो मुखम, अनेक अर्थ छिपा हुआ है, एक भी अक्षर का एक मात्रा भी वहां निरर्थक नहीं है। अस्तोभम, अनवद्यम माने दोष रहितम। यदि सूत्रम सूत्र विदो विदो, ऐसे ग्रंथ, ऐसे कोई सूत्रवेत्ता लोग सूत्र करके ऐसे अक्षर समूह को जानते हैं, समझते हैं। ये तो हो गया सूत्र का लक्षण जो रह गया कहने का। 6 प्रकार का सूत्रों का लक्षण हो चुका है। अब आता है सूत्रों में आपने वृत्तियों को पढ़ा है ना। अलंत्यम उपदेश अंत्यम अलिस्यात्, इकोयणचिका पढ़े अभी। एक स्थान यण स्यात् संहितायाम विषये, एक यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। ये वृत्ति है, वृत्ति का लक्षण क्या। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वृत्तै सूत्रानुसारिभिः। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वृत्तै सूत्रानुसारिभिः, सूत्रानुसारिभिः, सूत्रानुवर्ती भी है, सूत्रानुवर्ती भी। हाँ, थोड़ा संशय इसलिए देख रहा था। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वृत्तै सूत्रानुवर्तिभिः। समासानि च विगृह्य, समासानि च विगृह्य वृत्तिर्वृत्तिविदो विदो। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र, जिस वाक्य में सूत्र के अर्थ का वर्णन किया गया हो
कैसे कर दिया? वृत्तै सूत्रानुवर्तिभिः, दूसरे सूत्रों से अनुवृत्त पदों के द्वारा जिस वाक्य में सूत्र के अर्थ का वर्णन किया गया हो और समासानिच विग्रह, समासों को विग्रह करके अलग करके तोड़ करके समझाया गया हो, उसका नाम वृत्ति। वृत्तिर वृत्तिविदो विदुः, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वृत्तैः सूत्रानुवर्तिभिः समासानि च विगृह्य वृत्तिर्वृत्तिविदो विदुः। सूत्रानुवर्तिभिः वृत्तैः, भाविका सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीय सर्व, सूत्रांतर से अनुवृत्त कर लिया गया शब्दों के द्वारा सूत्र का अर्थ जिस वाक्य में वर्णन किया गया है और समासों को विगृहित करके अलग करके टुकड़ा करके समझा दिया गया, जहां ऐसी वाक्य का नाम वृत्ति। इस प्रकार से वृत्ति के वेत्ता लोग कहते हैं। किसी ने निवेदन किया कि आपने जो पाठों में बोलते हैं श्लोक वगैरह सब लिख करके कोई दे दे, कि सभी बोर्ड से भी नहीं लिख पाते हैं और कई श्लोक मैं ऐसे बोलते जाता हूँ, कई लोग सब छोड़ देते हैं। तो हमने ठीक है, मैं ही मेहनत कर देता हूँ, जो जो बोलता हूँ सब लिखते जा रहा हूँ। आज तक जितना हुआ है सब लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, जो छूट गया हो तो इसमें से लिख लेना है। अच्छा है, वो अलग वृत्ति है, वो समास में आता है, वो अलग। यहाँ सूत्र की वृत्ति की बात है, या परार्थ का जन सूत्रार्थ नहीं रह गया, वृत्ति का लक्षण है, गड़बड़ हो गया पूरा, वो वृत्ति का लक्षण यहाँ नहीं लाना। समास में भी वृत्ति होती है ना, लौकिक और अलौकिक विग्रह वाक्य होते हैं, उनकी वृत्तियां होती हैं, वो एक अलग चीज है। अच्छा, ये दो था, लोग पूछे थे तो हमने आपको बता दिया। अब लौटते हैं वापस अथाच संधि प्रकरण। जितना पाठ हुआ है दोबारा उसको दोहरा देंगे ताकि सबको कुछ समझ में आ जाए। अथाच संधि प्रकरणम, अथ या मंगलवाचक है या आरंभवाचक है अथवा अनंतरवाचक। मंगल आरंभ अनंतरो वा, अथ शब्द का अर्थ संधीयते वर्णयोः वर्णानां वा मेलनं करोति इति संधि। वर्णों, दो वर्णों का या अनेक वर्णों का मेलनं करने का नाम संधि। अचोहो अचाम वा संधि, अच संधि, दो अच के बीच में संधि कर रहे हैं या अनेक अचों के बीच में संधि करने का नाम अच संधि। अच संदेह प्रकरणम इति अच संधि प्रकरणम, अर्थात संधि प्रकरणम। प्रकरण का लक्षण तो आप जानते हैं। अब संहितायाम का अधिकार है, उस अधिकार में ही समस्त संधि कार्य लगभग हुआ करते हैं। और संहितायाम या अधिकार सूत्र 6ठे अध्याय प्रथम पाद के 72वां सूत्र है, वहां से आरंभ करके 6ठा अध्याय के प्रथम पाद का 158वें सूत्र तक जाएगा। कुल 86 सूत्रों में संहितायाम का अधिकार है। 6172 to 61158, 86 सूत्रों में इसका अधिकार चलेगा। और संज्ञा कौन करता है? परहा सन्निकर्षः संहिता। और वह संहिता कहां कहां कैसे होती है यह भी आप पढ़ चुके हैं। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे तु सा वाक्ये तु सा विवक्षा मुख्यते। केवल वाक्य में वक्ता की इच्छा के अधीन होता है संहिता, अतः वहां अपनी मर्जी है
आप संधि करें या न करें। किंतु जहां समास है वहां नित्योगी संहिता आपको संधि करनी ही पड़ेगी। धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता नित्य होगी, आपको छूट नहीं है, वहां संधि कार्य करना ही होगा। और एक पद के अंदर जो कुछ भी संधि कार्य प्राप्त, वहां भी संहिता नित्य होने के नाते आपको करना ही होगा। संहिता पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समास, वाक्य तो सा विवक्षा। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, विसर्ग बोल दिया, यहां हसीचा नहीं लगाया, उत्त गुणाधिकारी नहीं किया, और देवदत्तो ग्रामम गच्छति, ये भी प्रयोग ठीक है, दोनों ठीक। देवदत्ता भी ठीक है, देवदत्तो भी ठीक है। आप संधि कार्य करके बोल रहे हैं या नहीं करके बोल रहे हैं, आपकी मर्जी है। वाक्य में छूट है, इन पद में नहीं, समास में नहीं, धातु और उपसर्ग का बीच में नहीं। और ऐसा इसलिए हम दृष्टांत लेंगे, एक समास का दृष्टांत ले रहे हैं आप। सुधी भी उपास्य, दृष्टांत क्या है? सुधी भी उपास्य, तृतीया तत्पुरुष समास किया गया है। और समास होने के नाते यहां आप संहिता अधिकार मानना पड़ेगा, और संहिता नित्य होने के नाते इसमें संधि कार्य अवश्य करना है। आपको छूट नहीं कि आप ना करें, करना ही होगा। जब करना ही है, अविचार होगा या क्या संधि कार्य प्राप्त है। जब कभी भी हम समास आदि कार्य करेंगे, वहां सबसे पहले विचार करेंगे या क्या क्या हो सकता है, कौन से संधि हम कर सकते हैं, यह देखना होता है। वर्तमान स्थल है हमारे पास, सुधी भी उपास्य में बच गया है सुधी धन उपास्य। यह पहला कार्य जो प्राप्त हो रहा है वह सूत्र है इको यणचि। इका षष्ठी एक वचनम, यण प्रथमा एक वचनम, अचि सप्तमी एक वचन वाला पद, 3 पद वाला सूत्र है, जिसके बारे में बता चुका था। सति बाधके प्रथमाया विधेय विभक्तिकत्वम, षष्ठ्या स्थान्यवबोधकत्वम, सप्तम्या च निमित्तावबोधकम। सामान्य नियम है, जब तक कोई विशेष बाधक ना हो तब तक जो प्रथमांत होगा उसको विधेय आदेश या आगम मान लेना। षष्ठ्यंत होगा उसको स्थानीय का सूचक मानो, और जो सप्तम्यंत होगा उसको निमित्त का सूचक मानना चाहिए। अतएव यहाँ जो कस यह षष्ठ्यंत होने से यह स्थानीय का बोधक है, यण या प्रथमांत होने से आदेश पर विधेय का बोधक है, और अची यह सप्तम्यंत होने से निमित्त का बोधक है। इसका अर्थ इसलिए स्थान आदेश निमित्त रूपी अर्थ को जोड़ करके वृत्तिकार कह रहे हैं, एक स्थान यण स्यादचि संहितायाम विषय। इक के स्थान में यण हो, यण आदेश हो, अच के होने पर, यदि भी हम लोग अर्थ क्या करते, अच परे, अच के परे रहते यहां अर्थ नहीं कर सकते। जब तक तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र लागू नहीं होता तब तक परे ये अर्थ नहीं निकालना। तब तक क्या अर्थ करेंगे अच का? अच का होने पर। कहा? पूर्व में या पर में, ये मत पूछो, अभी पता नहीं। जब परिभाषा सूत्र आएगा तब व्यवस्था होगी, अच पर में होना चाहिए, और तब पूर्व में रहने वाला एक को यण होगा। ये तो परिभाषा सूत्र लगने के बाद का अर्थ है। पहला अर्थ यही होगा, इक के स्थान पर यण आदेश हो, अच का होने पर, अच का होना चाहिए संहिता के विषय। इसलिए स्थिति में हम पहले क्या करेंगे, सुधीधन उपासित अवस्थायाम
समासत्वात् परसन्निकर्ष संहिता इत्यनेन संहिता संज्ञायां कृते सति, ऐसे बोलना पड़े। बिना संहिता संज्ञा किए संहिता के अधिकारस्थ सूत्र को लगा नहीं सकते। जैसे शुरू ऐसे किया, सुधि भी उपास्या यदि तृतीया तत्प्रसमासे कृते सुधीधन उपासित्यवस्थायां समासत्वात् पुरः सन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण संहिता संज्ञायां कृते सति संहितायाम इत्यधिकारस्थ इको यणच इत्यनेन सूत्रेण इक स्थान यणि प्राप्त तत्र त्रय इकाः सन्ति। ऐसी स्थिति में यह 3 इक दिखाई दे रहे हैं मेरे को। सु में ऊ है, धा में ई है और आगे भी ऊ है। इस ऊ के लिए पर वाला ये ई मान लिया जाएगा निमित्त, और इस ई के लिए उस ऊ को निमित्त मानो, और उस ऊ के लिए पर में विद्यमान जो दिख रहा है आपका आ, उसको निमित्त मान लिया जा सकता है। यद्यपि इस ऊ और ई के बीच में ध रूपी व्यवधान दिख रहा है और इस ऊ और आ के बीच प रूपी व्यवधान दिख रहा है, और इस ई और ऊ के बीच पौर्वा परि में कोई व्यवधान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये कोई अनची सूत्र व्यवधान का होना या न होने के बारे में निर्णय नहीं दे रहा है, और संहिता अधिकार भी इतना ही कहता है वर्णों की सन्निधि अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान का अभाव होना चाहिए। यह केवल अर्धमात्रा का ही व्यवधान है, उससे अधिक की व्यवधान तो है ही नहीं। कि ध क्या है? आधी मात्रा, प भी आधी मात्रा ही है। आधे मात्रा व्यवधान तो सहन होता है संहिता संज्ञा में। इसे संहिता का अर्थ में लिखाया था अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान अभावत्वम सन्निधित्वम। अर्धमात्रा काल से अधिक काल के व्यवधान का अभाव, तो अर्धमात्रा काल व्यवधान में भी संहिता होती है। अतएव ध और प के व्यवधान में संहिता संज्ञा मानी जाएगी। तो उस स्थिति में इस ऊ को भी यण प्राप्त है, इस ई को भी यण प्राप्त है, अगला ऊ को भी यण प्राप्त हुआ। 3 इक्क हैं, तीनों इक्कों के स्थान में यण प्राप्त हो रहा है। एक अव्यवस्था हो गई है, समझो। किसको करें समझ में नहीं आ रहा है। तीनों को करें तो 3 बार लगाना पड़ेगा सूत्र को, एक बार लगाने से नहीं बन सकता। तीनों में एक साथ नहीं कर सकते आप, क्योंकि नियम है लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते। लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते। लक्ष्य लक्षणम सकृदेव प्रवर्तते सामान्य नियम है। कहीं कहीं पर पाठ भेद लक्ष्य के जगह पर एकस्याम व्यक्तौ ऐसा भी पाठ है। दोनों पाठ को ध्यान में रखना, नहीं तो भ्रांतियां पढ़ोगे। कहीं उसको देख लिया तो स्वामी जी ने क्या लिखा दिया है, इसमें कुछ और है। से दोनों पाठ में बताया करता हूं। जहां जहां भेद है पाठ भेद, दोनों पाठ भेद इसलिए मैं दिखाता हूं। अर्थ यह ना लक्ष्य मने जैसे यहाँ पर यण कार्य, हमारा यण करना हमारा लक्ष्य है। यण करना रूपी लक्ष्य में लक्षण मने जो सूत्र है, यहाँ लक्षण कहते हैं सूत्र को। इको यण चीज जो सूत्र है, हमारा यण रूपी कार्य करना जो लक्ष्य है, उसके लिए एक बार ही प्रवृत्त होगा। और हमें 3 बार यण करना है तो 3 बार हमें लगाना पड़ेगा सूत्र। एक बार में तीनों जगह कर दो, ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति में एक लक्षण एक ही बार प्रवृत्त हो सकता है। अब 2 बार प्रवृत्त करना है तो आपको लक्ष्य दूसरा बताना पड़ेगा, वहां दूसरे बार लक्षण करने पड़ेगा। जैसे पहला इस इक को माना और इसको मैं यण कर लूंगा, उसके बाद 2 बार इसको एक दिखा करके दोबारा सूत्र लगाऊंगा, फिर इसको एक दिखा कर तीसरा बार लगाना पड़ेगा सूत्र। 3 बार सूत्र को लगाओ, तीनों इकों को यण करो, ये हो सकता था। ऐसी परिस्थिति में अव्यवस्था हो रही है,
या कुव्यवस्था हो रही है, उसके लिए परिभाषा सूत्र लाना पड़ेगा। जहां जहां अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकरणम या कुव्यवस्थायाम सुव्यवस्था संपादकम अनियमेव नियमकारिणी भाषा परिभाषा। नियम बन नहीं पा रहा है, किसको करो किसको ना करो, क्या ना करो, समझ में नहीं आ रही है, तब परिभाषा सूत्र लाया जाता है। यह विधि सूत्र था, इको यणचि। अब परिभाषा सूत्र आरंभ होता है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् प्रथमा का एक वचन, इति अव्यय निर्दिष्टे सप्तमी एक वचन, और पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन है। तस्मिन् का अर्थ कर रहे हैं स्वयं टीका में सप्तमी निर्देशेण। इति की महिमा से ये सारा अर्थ निकालना पड़ता है। तस्मिन् का जिस वर्ण के परे रहते, जिस वर्ण को कोई कार्य विधान किया है, उन दोनों वर्णों के बीच में कोई दूसरा वर्ण व्यवधान नहीं होना चाहिए। निर्दिष्ट निर मने निरंतरियम, दिष्टम उच्चारणम, निरंतर्य उच्चारणम अर्थ अव्यवधान। निर्दिष्ट का अर्थ क्या है? अव्यवहितस्य पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेण विधीयमानं कार्यम। तस्मिन् शब्द का अर्थ यहाँ पर सप्तमी। कहाँ की सप्तमी लेना? विधि सूत्रों में जो सप्तम्यंत होगा, विधि सूत्रों में जो सप्तम्यंत होगा, उस निमित्त को लेकर जो कार्य का विधान किया गया है, जिन दो वर्णों के बीच में जो कार्य का विधान किया गया है, वह कार्य उन दो वर्णों का अव्यवधान होने पर पूर्व के स्थान में होता है। जैसे दृष्टांत आपका यह वर्तमान सूत्र को यणचि, इस सूत्र में सप्तम्यंत कौन है? अचि। सप्तम्यंत है अचि, जो निमित्तवाचक है, निमित्त का सूचक है। उस अच रूपी निमित्त को लेकर विहित कार्य कौन है? यण है ना। विहित कार्य कौन है? यणात्मक कार्य है। तो सप्तमी निर्देशेन, तो हम क्या कहूंगा इस वर्तमान स्थल में लगाने के लिए? अच्छी इत्यात्मक सप्तमी निर्देशेन, अच्छी इत्याकारक सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम क्या है? यणात्मकम कार्यम। यणात्मकम कार्यम कुत्र भवितुमर्हति? वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। वर्णांतर कौन है? यहाँ ध और यहाँ है प। इन वर्णांतरों से व्यवहित नहीं होना चाहिए। अतएव इस वो तो अपने आप गया, इस वो को तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह धा का व्यवधान है। इस आ को निमित्त मान करके इस वो को भी नहीं कर सकते हैं, प का व्यवधान है। तो अव्यवधान वाला कौन रह गया? ई और उ दो रह गए। इनमें भी विचार करना। इस ई के लिए वह अव्यवधान है, उस ऊ के लिए यह ई को अच मान सकता हूं। जब इसको यण करना हो तो इसको अच मान लूंगा, ठीक। जब इसको यण करना हो तो इसको अच मान लूंगा। दोनों में से दोनों को यण कर सकता हूं ना मैं, कि दोनों एक है, दोनों अच्छा है, और दोनों एक दूसरे के प्रति अव्यवधान भी है, कोई व्यवधान नहीं। इसके निर्दिष्ट कहा करके सूत्रकार चुप नहीं हुए। यदि निर्दिष्ट का इतना ही सूत्र बनाते, तस्मिन् निर्दिष्टे, पाणिनि इतना सूत्र बनाते तो यहां समस्या खड़ी होगी। इसको करो कि उसको करो, इसलिए जोड़ दिया पूर्वस्य। ऐसे स्थिति में कभी पूर्व में रहने वाले को ही करना, पर में रहने वाले को नहीं करना। तो पर में रहने वाले इसलिए क्या हो जाएगा? मेरे लिए निमित्त बनेगा। तो इस ई को मैं इक समझूंगा और इस वू को मैं इक नहीं समझूंगा। इसको क्या समझेंगे हम? अभी अच्छ समझेंगे।
निमित्त समझ, क्योंकि पूर्व को ही हम स्थानीय मानेंगे और पर को निमित्त मानेंगे। परिभाषा ने व्यवस्था दे देना, पूर्व को ही के स्थान में हमें कार्य करना है। जब पूर्व के स्थान में हमें कार्य करना है, फिर पर क्या हो गया मेरे लिए? निमित्त हो जाएगा। ध्यान में है ना? इसलिए ऐसी स्थितियों के लिए ही जानबूझकर पूर्व से कहना पड़ा। तो परिभाषा सूत्र ने क्या काम किया? इसलिए 3 काम कर रहा है। एक तो निर्दिष्ट कहकर अव्यवहित अंश को बोध करा दिया, अव्यवहित अंश को बोध करा दिया, और निर्दिष्ट जो सप्तमी थी उसको उसने षष्ठी में परिणाम कर दिया। षष्ठ्यंश का भी बोधक है और पूर्वत्व का बोधक। अंशत्रयोपेता परिभाषा, इसलिए कहा गया है अंशत्रयोपेता परिभाषा तेच अव्यवहितांश पूर्वत्वांश षष्ठ्यंश। ये 3 अंश होता है। जैसे तस्मादित उत्तर समय आप देखेंगे वहां भी तीनों आएगा। अव्यवहित, षष्ठी, पूर्वत्व नहीं रहेगा, परत्वम आएगा। तस्मादिति उत्तर से बोला है ना, इसलिए पूर्व से नहीं है, उत्तर से है, इसलिए परत्वांश होता है। इसलिए पूर्वत्वांश अथवा अन्यत्र परिभाषाओं में परत्वांश रहता है। ये परिभाषा से उपस्थित होते 3 वस्तु, और यह भी परिभाषा सूत्र है, इसलिए इसके द्वारा भी तीनों वस्तु उपस्थित होगा। तो इसलिए क्या क्या निर्णय हुआ? एक तो अव्यवहित होना चाहिए, और यह इस ऊ और ई का पीछे धा का व्यवधान था, और ऊ और आ का पीछे प का व्यवधान था। इसलिए पहला वाला ऊ और दूसरे आगे जो दूसरा वाला ऊ था, इन दोनों इकों को यण नहीं हो सकता था ध और प के व्यवधान के कारण से। तो अव्यवहितांश कहने से ही वो दोनों ही छुटकारा पा गए। लेकिन समस्या फिर ई और ऊ का बीच में हो रहा था। तो ई के प्रति ऊ को अच मान करके ऊ को भी यण कर सकता हूं। ई को यण कर दूंगा तब ऊ निमित्त मानूंगा अच, जब ऊ को यण करने लगूंगा तो ई को अच मान लो। क्योंकि निमित्त पूर्व में होना चाहिए कि पर में होना चाहिए, कोई नियम नहीं है। ये परिभाषा नियम बना रहा है ना अभी। जब तक नियम नहीं बनाया है तो निमित्त तो कहीं भी हो सकता है। जैसे आप वहां देखते हो स्तोश्चुनाश्चु, स्तोश्चुनाश्चु आता है हल संधि में, और पूर्व योग में भी होता है कि नहीं होता है, कार्य प्रयोग में भी हो जाता है। निमित्त का कोई ठिकाना नहीं है, निमित्त तो कहीं भी हो सकता है। एक्सीडेंट होगा तो सामने से ही मार के मारेगा क्या? पीछे से नहीं मार सकता एक्सीडेंट। तो कहीं से भी निमित्त बनना चाहिए एक्सीडेंट को, चाहे आगे से, चाहे पीछे से, या बगल से। वैसे यहां पर भी निमित्त कहीं भी टिक सकता है। तो व्यवस्था देने के लिए सूत्र में क्या कहा? पूर्वस्य। तब पूर्वस्य कहने से षष्ठी पूर्व है ना, स्थानीय ही पूर्व में होगा और निमित्त अपने आप में परत्व सिद्ध होगा। इसे स्थानीय कौन हो गया? पूर्व में। तब पर वाले को क्या हो जाएगा? निमित्त होकर के उसको अच्युत धर्म मानेंगे। इसलिए इस ई को अभियन होना है। ऊ रूपी निमित्त, या ऊ को क्या मानूंगा? एक नहीं लूंगा, अब उसमें क्या धर्म देखूंगा? अच्युत धर्म देखूंगा। इस ई में इक्तु देखूंगा और उस ऊ में अच्युत देखूंगा। इसलिए इक के स्थान पे यण होगा, अच के परे रहते। अब अर्थ निकालना। पहले आप क्या बोल रहे थे? अच का होने से, और आप कहेंगे अच के परे रहते। क्योंकि परिभाषा सूत्र ने पहले जो नियम नहीं बन रहा था, निमित्त पूर्व की स्थानीय पर हो या स्थानीय पूर्व निमित्त पर हो, ये व्यवस्था नहीं बन रही थी। अब वो व्यवस्था इस परिभाषा सूत्र ने दे दिया है। इसलिए अब हम लोग बोल सकते हैं इक के स्थान पे यण आदेश हो, पूर्व में स्थित इक के स्थान पर यण आदेश हो, पर में स्थित अच रूपी निमित्त के होने पर यह बात निकल। लेकिन फिर भी समस्या खड़ी है।
दूसरी समस्या लेकर निर्णय तो हो गया किसी को कोई यण करना है, लेकिन कौन सा यण आदेश करना। यण भी 4 है, इसकी जगह पर जो हम यण करने जा रहे हैं वह भी 4 है। स्थानी 1 है, वर्ण 4 आदेश य व र ल। कौन सा आदेश करूं? तब इस व्यवस्था देने के लिए आपको क्या करना पड़ा? एक और परिभाषा सूत्र आता है, स्थानांतरतम। अभी बीच में कोई संशय तो निपटा लेना भाई। हाँ, बीच में कुछ पूछ रहा हो 2 बार नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए अभी भी कोई संशय हो जिन सूत्रों के बारे में यही क्लियर कर ले। कौन सा? स्थान इसमें क्या सीधे सीधे ना इक के स्थान पे यण आदेश हो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पहले तो व्यवधान की चर्चा नहीं है, परिभाषा सूत्र आने के बाद में अव्यवधान की बात होती है। पहले तो जो इको यण के सूत्र है उसके अपना अर्थ के हिसाब से व्यवधान में भी मैं यण कर सकता हूं, क्योंकि इको यणची सूत्र का अपने अर्थ के हिसाब से वही तो नहीं बोल रहा है ना अव्यवधान होना चाहिए, वो नहीं कह रहा है। और व्यवधान की चर्चा करता है वहां पर तो संहितायाम विषय, और वो कहता है अर्धमात्र व्यवधान तो कोई आपत्ति नहीं है, तुम काम करो। कि संहिता का अर्थ क्या है? अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान न होना। इसका मतलब अर्धमात्रा के व्यवधान होने पर भी मैं काम कर सकता हूं, है या नहीं? और ये व्यवधान कितने थे? आधे मात्रा के तो व्यवधान है ना, कि जो व्यंजन होता है वो आधे मात्रा का है या नहीं? और ये आधा मात्रा का ही व्यवधान है, उससे अधिक व्यवधान तो है नहीं। अतएव इस वो और ई के बीच में संहिता विद्यमान है, और सूत्र इतना कहते हैं संहिता विद्यमान हो तो ई को कोई यण कर दो। संहिता विद्यमान हो का मतलब आधे मात्रा का व्यवधान हो तो इक को यण करो, ये कह रहा है। इसीलिए मैं कहा इस वु को भी इक प्राप्त है, इस वु को भी। यहां भी आधा मात्र कौन है? प, केवल आधा मात्र व्यवधान है। यदि हम कोई संयुक्त अक्षर होता तब मैं नहीं बोलता, तब मैं कहूंगा अरे यहां संहिता नहीं है, आधा मात्र से ज्यादा व्यवधान हो गया। ध्यान में रहना, उपास्य है ना यहां, उ और आ का विक्षेप आधी मात्रा है। और यदि यहां पर होता है इसे मान लीजिए सुधी धन उक्षः मोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनम, उक्षण शब्द होता है, समास उक्षः बन जाता है। अब इस उ को यण प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क और श दो व्यंजन बीच में आधी मात्र से ज्यादा व्यवधान हो गया, अब संहिता ही नहीं है वहां, अतः ये कोई यण की प्राप्ति नहीं। फर्क समझ में आ रही है अभी? क्योंकि इको यण चीज जब तक मैं पढ़ रहा हूं, अब भूल जाओ तस्मृति दृष्टि पूर्व से, ये मान के चलो तस्मृति आप पढ़ाई नहीं, उसको छोड़ दो। आपके दिमाग में केवल इको यण चीज लेके बैठी है, उसका अर्थ को समझिए। वो इतना कह रहा है इक के स्थान पे यण आदेश होता है अच का होने से, कहा उसे मतलब नहीं अभी, अच का होने से संहिता के विषय में, ये ना अर्थ उसका। संहिता के विषय में का मतलब है आधा मात्रा का व्यवधान होने पर, ठीक। और उसके अनुसार आप ही बताओ अब मेरे को, तीनों एक को यण प्राप्त है या नहीं? क्योंकि तीनों एक में हो क्या रहा है, दो एक में आधा आधा मात्रा का व्यवधान है ना? क्योंकि इस वु को ये आधा मात्रा का व्यवधान है,
इस ऊ को भी इस आधे मात्रा व्यवधान है। एक ही एक ऐसा एक मिल रहा है जिसमें कोई व्यवधान नहीं। तो जो स है, जो स प्लस ऊ किया है, उसको वो भी तो आधा मात्रा है, वो उसमें कोई इकट्ठा नहीं कर सकते इसलिए। नहीं, वो हम इक को एंड कर रहे हैं कि सु को एंड कर रहे हैं हम, फिर सब को छोड़िए ना। हम एंड किसको करने जा रहे हैं? इक को कर रहे हैं, और इक के वो मेरा सु नहीं है, इसे स को छोड़ के हमें विचार करना पड़ेगा। अब इसको हम लिखे ना, और भी स्पष्ट करने के लिए अक्षर विन्यास करनी पड़ेगी। अक्षर विन्यास मैंने स उ ध ई उ प आ, आगे लिखूंगा नहीं, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं। आगे लिखना भी है तो यही होगा, स य अ इसको अक्षर विन्यास करते, पूरे पद को तोड़ दिया, अक्षर अक्षर अलग कर दी। अब ये है व्यंजन, इसको तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें इक को ढूंढना है। केवल इस पूरे में मुझे इक को ढूंढना है। कितने इक? एक तो ये हो गया, 2 3 कहीं नहीं है, ठीक। अब इसे पर में अच्छा या नहीं ढूंढने हैं, आधे मात्र व्यवधान ढूंढो, आधे मात्र के बाद यच मिलना चाहिए मुझे। ऐसे जो इक होंगे उन्हीं को एंड करूंगा, ठीक है ना। अब इस ऊ को हम देखें, इसके बाद एक ध है, एक ध के लिए और कोई व्यंजन नहीं है, पर में अच्छा आ गया, केवल आधे मात्र के व्यवधान है यहाँ, इसलिए यह संहिता मानी जा सकती है, इसलिए इस इक को भी एंड प्राप्त हो गया। अब इस इक में आई है, इसमें कोई व्यवधान नहीं था, इसलिए यहां भी संहिता संज्ञा हो सकती है, तो इस इक को भी एंड प्राप्त हो गया। अब अगला तीसरा इक आया, इसमें भी आधे मात्र व्यवधान दिख रहे, उससे अधिक व्यवधान यहाँ नहीं है, पर में अच्छा आ गया, ठीक है ना। इसमें तीनों इकों को एंड प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? इको एंड के अनुसार अब परिभाषा सूत्र को भूल करके सोचिए और उसको जोड़ेंगे, फिर खिचड़ी हो जाए, फिर नहीं समझ में आएगी कोई एंड चाहिए आपको। अभी कोई एंड ची का अर्थ के अनुसार इन दोनों जगहों में संहिता है कि आधा मात्रा से अधिक काल के व्यवधान का न होने का नाम संहिता है। इसका मतलब क्या हुआ? तात्पर्य उसका आधे मात्र व्यवधान हो तो हमको सहन करना है, वहां संहिता मान लेनी है। और सूत्र कहता है संहिता जहां हो, अर्थात आधा मात्र व्यवधान होने पर भी आप यण कर सकते हैं। व्यवधान न हो तो और भला, और व्यवधान है तो आधा मात्र, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए उपशम में मैं नहीं करूंगा कि उपशम में अक्षर विन्यास क्या होगा? उ क श अ विसर्ग, ये होगा ना अक्षर विन्यास। यहाँ वो हो गया एक, ये तो ठीक है, लेकिन क हो गया आधा मात्रा, उसके बाद अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को, उसके तो और आधी मात्रा दिखाई दे रही है, तो अर्ध मात्रा से अधिक व्यवधान हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इस उ और अ के बीच में संहिता नहीं है, तो ये कोई चीज नहीं लगेगा। अब स्पष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में अब क्या करना पड़ेगा? हम व्यवधान में बिल्कुल करना नहीं चाहते हो तो हमें एक परिभाषा सूत्र इसलिए लाना पड़ा है, नहीं तो पानी नहीं देख रहे हैं, सारा अर्थ बिगड़ जाएगा, इसका सारा खिचड़ी हो जाएगी। उस वो को वह होगा, इस वो को भी वह होगा, ई को यह हो जाएगा, सारा वो खराब हो जाएगा मामला। इसलिए पाणिनि ने सोचा वे तो संहिता है, कोई अणचि सूत्र पर चुप रहूंगा तो पूरा ही रूप बिगड़ेगा, इसलिए एक परिभाषा सूत्र उन्होंने बना दिया, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र में कोई समस्या है नहीं। ये सूत्र सीधा सीधा कहता है, जिस किसी भी विधि सूत्र को देख लीजिएगा, जितने भी विधि सूत्र है उनमें जो सप्तम्यंत यदि हो तो उन्हीं विधि सूत्रों में जाएगा। जिन विधि सूत्रों में सप्तम्यंत है अथवा सप्तम्यंत की अनुवृत्ति होती हो, सप्तम्यंत स्वतः हो, जैसे यहां तो स्वतः ही कोई अणचि, मान लो कोई विधि सूत्र वहां है नहीं, जैसे एचो अयवायावः, आगे एक सूत्र पढ़ोगे, एचो अयवायावः, वहां है नहीं सप्तमी,
लेकिन अच्छी की अनुवृत्ति होती है वहां। सप्तमी की अनुवृत्ति से विधि सूत्र में सप्तमी आ गई, ऐसे भी आ गया हो, लेकिन विधि सूत्र में सप्तमी आनी चाहिए, चाहे स्वतः पठित हो चाहे अनुवृत्ति से प्राप्त। सप्तम्यंत रूपी निमित्त के द्वारा कथित जो कार्य, जिस किसी भी विधि सूत्र का, यानी कि कोई चिन्ह मात्र लगाने के लिए सूत्र आया है ऐसा मत भ्रांति हो रखी है। परिभाषा सूत्र का बहुत व्यापक क्षेत्र है। जिस किसी भी विधि सूत्र में सप्तम्यंत पठित हो या अनुवृत्ति से आगत हो, ऐसे विधि सूत्र के द्वारा विहित जो कुछ भी कार्य है वह कार्य वर्णांतरों से अव्यवहित होनी चाहिए। पहले था संहितायाम होने के नाते आधा मात्र व्यवधान को मंजूरी दे दी थी, कहना पे परिभाषा ने सूत्र नहीं, आधा मात्रा नहीं, एक चौथाई मात्रा नहीं, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कहो बिल्कुल व्यवधान नहीं होना। निर्दिष्टे का अर्थ है निरिधि निरंतरियन दिष्टे उच्चारणम। महाभाष्यकार निर्दिष्टे शब्द का अर्थ करते हैं निरिधि निरंतरियम दिशिरुच्चारणम। निर्दिष्टे नैरंतर्योच्चारण अव्यवहितत्वम इत्यर्थः। तो नैरंतर्य का मतलब कि अव्यवहित, अत्यंत अव्यवहित होनी चाहिए, किंचित अपि व्यवधान न हो। अव्यवहितस्य पूर्वस्य, अब इन दो की लड़ाई का युद्ध था वो भी खत्म कर दी, पूर्व स्थान में ही होगा, अर्थात पर में यदि कभी हो उसको भी हम क्या मानेंगे, तब अच्छ मानेंगे, एक नहीं मानेंगे उसको हम पर बोता निमित्त बोता अच्छ मान। तो इसलिए इस ई को यण होना है, और यण में कितने हैं, य व र ल। और कोई आशंका हो तो पूछ लो, आगे स्थानांतरण में जा रहा हूं। चलो स्थानांतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। प्रसंग का अर्थ मैंने लिखाया था ना, क्या लिखाया है, एकस्मिन् स्थाने अनेक कार्योपस्थिति प्रसंगः। एकस्मिन् स्थाने प्राप्तेषु स्थिति प्रसंगः। लेकिन उसके और भी संक्षेप कर दिया है हमने, इसमें देखा एकस्मिन् स्थाने अनेक कार्योपस्थिति, सीधे सीधे शॉर्टकट है। एकस्मिन् स्थाने अनेक कार्योपस्थिति प्रसंग। एक स्थान में अनेक कार्य उपस्थित हो जाए, प्राप्त हो जाए, उसका नाम क्या होता है, प्रसंग होता है। ऐसा स्थिति आने पर सदृशतम आदेश, अंतरतम का व्याख्या कर दिया, सदृशतम आदेश। और वह सादृश्यता मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार का है, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत, प्रमाणकृत। और स्थानीय आदेश निमित्त का लक्षण भी बता दिया था। यो निवर्तते स स्थानी, यो निवर्तयति स आदेश, यस्मिन् सति कार्यो भवति सन्निमित्त। जो हट रहा है, जो मिट रहा है, जो अलग हो रहा है, उसका नाम स्थानीय। जो अलग कर दे रहा है, जो मिटा रहा है, जो हटा रहा है, उसका नाम आदेश। जिसके होने पर कार्य होते हैं उसका नाम निमित्त। और आदेश का स्वभाव क्या है, आदेशो आदेश शत्रुवत आगमो मित्रवत। आगम का स्वभाव है मित्रवत, बगल में आके बैठेगा, भगाएगा नहीं। आदेश क्या करता है, स्थानीय को भगा देता है, हटा करके बैठता है। और आगम स्थानीय को हटाता नहीं, स्थानीय के बगल में आके बैठ गए, साथ तो जुड़ेगा। तो स्वभाव बता रहा है, आदेश का स्वभाव, आगम के स्वभाव बता रहा है, लक्षण नहीं है वो।
तो स्थानकृत आदेश सादृश्यता दे करके, स्थानकृत सादृश्यता वर्तमान स्थल में ही है। ई का स्थान है तालु, तो य का भी है स्थान तालु, व का दंतोष्ठ है, र का मूर्धा और ल का दंत है। इसलिए आप स्वतः ही देख सकते हो ई के स्थान के सदृश स्थान वाला यही हो और दूसरा नहीं है। अतः ई के स्थान पर यह आदेश हो गया, कहानी खत्म नहीं है। अन्य सादृश्यताओं का अन्यत्र लाभ मिलेगा। अर्थकृत सादृश्यता तद्धित आदियों में, समास में वगैरह में लाभ मिलेगा। क्रोष्ट्री में भी त्रिज्वत क्रोष्ट का दिया, त्रिजंत रूपम लभते। अब अर्थ भी बनाए रखना है मुझे, गीदड़, ये क्रोष्ट्री शब्द का अर्थ गीदड़ था। अब त्रिजंत बना दूंगा, कोई और अर्थ हो जाए तो फायदा नहीं। उसी अर्थ वाले को हमें त्रिजंत रूप को आदेश करना पड़ेगा। वो अर्थकृत सादृश्यता, जैसे गोत्रापत्ति है स्त्रीलिंग, उसे पुल्लिंग करना है तो गोत्रापत्ति अर्थ वाला ही पुल्लिंग शब्द को आदेश करना पड़ेगा। जैसे गार्गी, एक गोत्रापत्ति अर्थ है, उसको पुल्लिंग करना है तो गार्ग्य लिखना पड़ेगा, गोत्रापत्ति वाला ययंती लिखनी पड़ेगी। केवल अपत्य अर्थ वाला भी नहीं, युवापत्य अर्थ वाले को भी नहीं ले सकते। अर्थ के तरफ विसदृशता होती है, सदृशता नहीं रह जाती है। इस प्रकार से अनेकों स्थलों में अर्थकृत सादृश्यता आगे में आएगा। गुणकृत सादृश्यता बाह्य प्रयत्न का, वाग्घरी ही वाग्घरी इत्यादि, संवारनाद घोष, महाप्राण अल्प प्राण आदि सादृश्यता को लेकर के जहां आप करते हैं उसे गुणकृत सादृश्यता कहते हैं। और प्रमाणकृत सादृश्यता रस्व को रस्वादेश करना, दीर्घ को दीर्घ आदेश करना, आदसो से दादु दो महा अमू इत्यादि रूप सिद्धि काल में आपको बताएंगे प्रमाणकृत सादृश्यता कैसे होता है। अतः वर्तमान स्थिति में रूप क्या बना? सुध या धन उपास्य। ऐसी स्थिति में सूत्र लगता है अनचिचा, अनचिचा। अच परसेरोद्वे वास्तव नत्वचिति धकार से द्वित्वम। अच से पर में विद्यमान यर को द्वित्व होता है। यहाँ पर से स्वयं ही बोल दे रहे हैं, सारा जोड़ दिया, तस्में दृष्टि पूर्व से को ला करके सब मिला दिया इन्होंने पहले ही। दो बार आपको तस्मिन दृष्टि पूर्व से लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सब जोड़ करके स्वयं बता रहे हैं प्रत्येक का। आचा परसी यरो द्वे वास्तो न त्वची। अच से परम विद्यमान यर को द्वित्व होता है वाह, वाह माने विकल्प से, न त्वची, लेकिन आज के पर में रहते हुए नहीं होता। इसका विस्तार फिर कल देखेंगे।